ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर लिवर उस साइड पे है, स्प्लीन पड़ी हुई है, कोलन है डिसेंडिंग, तो ये सारे इसी तरह जो है इसकी एनाटमी है वो बड़ी काउंट करती है कि किस रीजन में उसका स्कार मार्क है, ब्रूज है, कौन से ऑर्गन्स वगैरह वहाँ पे इंजरी हो सकते हैं। अब आता है कि एप्लीकेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो उसी पे आपने यू हैव टू जज के इसकी पॉसिबल इंजरी ये हो सकती है, तो उसमें फिर आपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स वो है आपने जो इजीली अवेलेबल है और जिससे आपको डायग्नोसिस में हेल्प मिल सके वो आपने प्रेफरली पहले उसको अप्रोच करना है, ठीक है। जैसे कि और सेकंड ये है कि आपका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है वो उस पे पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, स्टेज 4 हाइपोवोलेमिक शॉक में है, कंसील्ड हेमरेज है और उसके एब्डोमेन में ब्लीड कर रहा है और पेशेंट जो है वो गैस्पिंग कर रहा है, तो इस केस में अगर आप पेशेंट के कहें जी सीटी करवाने भेज दूं तो वो तो रास्ते में ही एक्सपायर कर जाएगा। तो इस केस में आपने डिसाइड, बास केसेस में आपने कोई भी टेस्ट नहीं करवाना होता। आपका अगर सिंपल 4 क्वाड्रेंट टैप कर लें 10 इसी सिरिंज से आप राइट इलिक फोसा और चारों क्वाड्रेंट्स में आप टैप करके देखें, अगर फ्रैंक ब्लड आ जाता है तो इसका मतलब है कि ब्लड कैविटी भरी हुई है। और दूसरा फिर भी अगर पेशेंट आपके पास साइंस और सिम्टम्स हाइपोवोलेमिक शॉक के होते हैं, जो कि आपको पता है कि हाइपोहेमोरेजिक शॉक के साइंस सिम्टम्स क्या हैं, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं कि पेशेंट उसमें हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, उसके बाद उसके जो है पेलर होगा, स्वेटिंग होगी, कोल्ड क्लैमी उसके एक्सट्रीमिटीज होंगी, तो ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं हाइपोवोलेमिक। और अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में आपको कोई ऑब्वियस काज उसकी इंजरी की नज़र नहीं आ रही, कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं आ रही, कोई फेमोरल से ब्लीड नहीं कर रहा या कोई नेक से ब्लीड नहीं कर रहा या कोई हेड से कर नहीं कर रहा, तो उसमें आपने जो है एब्डोमिनल ही इंजरी ही सस्पेक्ट करनी है अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। तो ताकि आप इसको एज अर्ली, और ऐसे केसेस में हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती, हम इसमें हाई रिस्क कंसेंट लेके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि टेबल डेथ कंसेंट लेके पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल साथ साथ रिससिटेट करें और उसको फौरन वाइट बोर्ड 2 कैनुला पास करके उसको आईवी लाइन लेके उसको रिंगर चलाएं और साथ ब्लड का अरेंज करें क्रॉस मैच करके। यूजली ऐसे केसेस के साथ बहुत से जो है ना एक्सीडेंट रोड साइड जब आते हैं तो गांव के लोगों के 20-25 उसके पीछे आए होते हैं, ठीक है। वो यही कह रहे होते हैं अभी तो वो सांस लेता बातें करता आ रहा था और आपने थिएटर में लेके जाके मार दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि इस केसेस में आपने हाई रिस्क कंसेंट लेनी है और साथ उनको कहना है कि 10-15 बोतलें ब्लड का अरेंज करें, क्योंकि जब तक आप उनको ब्लड का कहेंगे ना 10-15 बोतलें, और वो उसमें से आधे से गांव के लोग जो होते हैं ना ये ब्लड देने से वैसे ही डरते हैं, वो आधे तो वैसे ही भाग जाएंगे, ठीक है। तो बस जो उसके ओरिजिनल रिलेटिव हैं वो रह जाएंगे, वो ब्लड लेने चले जाएंगे। तो इसलिए जो डायग्नोसिस है इसका जो आपने मॉडलिटीज हैं हमारे पास वो आपने डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ये नहीं कि बुक में ये लिखा हुआ है कि फास्ट है, अल्ट्रासाउंड है, डीपीएल है, फिर एक्सरे है, फिर उसके बाद सीटी है, फिर कंट्रास्ट स्टडीज हैं, तो हर पेशेंट पे आपने हर एक करवाना नहीं। आपने हर पेशेंट को उसकी जो ज़रूरत है और उसकी कंडीशन के मुताबिक जो है आपने टेस्ट करवाने हैं और उसके बाद उसको डिसाइड करना है, साथ साथ रिससिटेट करना है और साथ साथ डिसाइड करना है कि अब हमने इसकी लेप्रोटमी करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैनेजमेंट में अगेन 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला है कि इनिशियल रिससिटेशन है और उसके साथ साथ ही आपका जो ही आप उसका आपके पास पेशेंट आता है आप उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो, उसको वैल्यूएट करते हो, प्राइमरी सर्वे ABCD उसको सारा, और साथ साथ ही उसको आप रिससिटेट करते हो, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसको साथ साथ ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट साथ साथ ही स्टार्ट हो जाती है, यानी आपने रिससिटेशन उसके साथ साथ ही स्टार्ट कर देनी है पेशेंट की। और रिससिटेशन में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि चाहे क्रिटिकली इल पेशेंट ट्रामा का हो, किसी भी एब्डोमिनल ट्रामा का हो, लिम्ब इंजरी हो,
बिग वेसल की कटी हुई है, कोई हेड इंजरी है, कोई भी है जो आपके पास अनकॉन्शियस पेशेंट आ गया है, सेप्सिस में है, चाहे वो गायनी का है, चाहे वो सर्जरी का है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो पीड्स का है, विच एवर द स्पेशलिटी है, अगर वो सीरियसली इमरजेंसी में आप एचओ हैं और वो सीरियसली इल है, तो ये 5 चीज़ें मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ, 5-6 चीज़ें आपने बगैर सीनियर के पूछे कर देनी है, कोई आपको नहीं डांटेगा, बल्कि यू कैन सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। जो चीज़ें मैं, एक तो एबीसी वगैरह जो मैंने आपको बताया, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उससे आपने स्टार्ट करना है। दूसरा जो 5 चीज़ें आपने साथ साथ करनी है कि उसको आपने 3, मैंने हमेशा ये चीज़ें लिख लो बेटा, ये चीज़ें आपको कहीं भी एक जगह पे नहीं मिलेंगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आपको मैं बार बार 10 साल का मेरा जो इमरजेंसी में काम करने का एक्सपीरियंस है, ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आपने ये किसी भी खास स्पेशलिटी में हो, अगर सीरियसली इल पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो ये 5-6 चीज़ें आपने कर देनी है। अगर आपके पास सीनियर मौजूद है या नहीं है, जो आप उस वक्त एचओ हो तो और आपके पास सिस्टर है, ठीक है, तो आपने सिस्टर को कहना जी फौरन इसको क्या करो, 2 वाइट बोर कैनुले पास करो। वाइट बोर कैनुले जब भी मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको 14 to 16 गेज के, ठीक है, क्योंकि जितना उसका गेज कम होगी उतना उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। तो बड़े डायमीटर हम क्यों लगाएंगे, इसलिए कि अगर हमने रैपिडली उसको फ्लूइड रश करना है और उसको ब्लड देना है तो उसके लिए हमें वाइट बोर कैनुला की ज़रूरत है। और सिस्टर को कहना जो ही आपने ये पास करने हैं कैनुला वगैरह, साथ ही उसका ब्लड ले लेना है फॉर क्रॉस मैच के लिए, सीबीसी के लिए, और अगर एब्डोमिनल ट्रामा है तो फिर माइलेज वगैरह करवाने के लिए ले लें, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्यूब आपने कौन सी डालनी है, एनजी ट्यूब डालनी है। अब एनजी ट्यूब आपने क्यों डालनी है, एक चीज मैं हमेशा आपको बताता होता हूँ अपने लेक्चर में कि बेटा जो चीज भी आप करो उसका लॉजिक आपके पास होनी चाहिए, उसके जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, फिर वो चीज आप सारी जिंदगी नहीं बोलोगे, अपनी नस्लों तक को पढ़ाओगे। अब एनजी ट्यूब आपने अनकॉन्शियस पेशेंट में या सीरियसली इल पेशेंट में या एब्डोमिनल इंजरी वाले पेशेंट में आपने क्यों डालनी है एनजी ट्यूब, इसलिए कि एक तो वो डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक क्या है कि अगर उसकी कोई डोडेनल की इंजरी है, स्टमक की इंजरी है, तो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, तो एक तो डायग्नोस्टिक होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने एनजी डाली, एक तो ये कि डिस्टेंशन जो होगी उसको डिफ्लेट करेगा, तीसरा नंबर एस्पिरेशन वगैरह उसको रोकेगा, ठीक है। अब चौथा चीज ये है कि एनजी अगर डालने की, ये नहीं कि आपने हर चीज के लिए आएगा, आपने एनजी डाल देनी है और पता लगे कि उसको नेजल फ्रैक्चर है या फेशियल फ्रैक्चर है तो फिर कहें जी सर महमूद ने कहा था जी एनजी डाल दो, नहीं। आपने हर चीज की इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन भी है। इस एनजी की कंट्रा इंडिकेशन है कि अगर उसका नेजल फ्रैक्चर है या इसका फेशियल फ्रैक्चर है तो फिर आपने नेजल रूट से एनजी नहीं डाल देंगे, अगर फिर आपने ओरल रूट से डालनी है। नेजल रूट से डालेंगे तो क्या होगा, शाबाश, एनीबॉडी, यस, ऑब्वियसली अगर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट उसकी रप्चर है तो वो ब्रेन में चले जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें साथ साथ जो भी प्रोसीजर करना है उसकी आपने इंडिकेशन जेन में रखनी है और उसकी कंट्रा इंडिकेशन भी जेन में रखनी है। तीसरी ट्यूब आपने क्या करनी है, उसमें फॉलिस डालना है। अब फॉलिस डालने के लिए आपने क्या क्यों डालना है फॉलिस भाई, फॉलिस डालने के लिए ऑब्वियसली कोई तो रीजन होनी चाहिए ना। एक तो यह है कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो यूरिन नहीं पास कर सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने फ्लूइड देना है, आपने देखना है कि कितना इसका यूरिन आउटपुट आ रहा है, कितना फ्लूइड जा रहा है, तो आप यूरिन आउटपुट मेजर करने के लिए डालते हो। तीसरे नंबर पे यह है कि अगर उसका कोई किडनी की इंजरी है या ब्लडर की इंजरी है तो उसमें हेमेचूरिया का ब्लड आएगा, वो भी डायग्नोस्टिक भी हो गया। अब यह है कि आपने फौरन ही बगैर सोचे समझे उसमें फॉलिस नहीं डाल देना, ठीक है। एक चीज आप देखना कि इसमें कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कि अगर उसका यूरिथ्रल मीटर्स पे आप देख रहे हो ब्लड के ड्रॉप्स हैं मीटर्स पे, या उसके यूरिथ्रा पे कोई ब्रूजेस हैं या प्रीनियल हेमाटोमा है, तो उस केसेस में आपने उसमें फॉलिस नहीं डालना। क्यों नहीं डालेंगे फॉलिस, क्योंकि उसके यूरिथ्रल इंजरी है, हो सकता है उसकी यूरिथ्रल इंजरी पार्शियल हो, और जब आप फॉलिस डाल दें तो वो पार्शियल जो है वो कंप्लीट इंजरी में कन्वर्ट हो जाए, कट डाउन हो जाए, तो वो क्या होगा, लेने के आपको देने पड़ जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट को अलहदा मुसीबत पड़ जाएगी। तो लेकिन चूंकि हमने अब उसके यूरिन आउटपुट भी मेजर करनी है और उसके कंट्रा इंडिकेशन है, हम पॉलिस भी नहीं डाल सकते, तो हमारे पास क्या अदर ऑप्शन आ जाएगी, हमारे पास अदर ऑप्शन क्या है,
शाबाश। सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी, वो हम अगर खुद नहीं कर सकते तो यूरोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, वो सुप्राप्यूबिक आके वहाँ से आपके कोई कैथेटर डाल देगा और वहाँ से हम उसका मेजर कर लेंगे। और अगर वो पार्शियल इंजरी है और यूरिथ्रा की, तो ऊपर से आप ड्रेन कर दें, वो खुद ही हील हो जाएगी। तो इसलिए बेटा जो भी काम आपने करना है उसको करने से पहले आपने ये ज़रूर सोचना है कि ये जो मैं काम कर रही हूँ करनी तो मैंने है, लेकिन इसकी कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है, अगर है तो इसका अल्टरनेट क्या है। ठीक है, तो ये 3 ट्यूबें आपने डाल दी उस पेशेंट में, एक आपने 2 कैनुला डाल दिए, एक आपने एनजी डाल दी और एक आपने फोली डाल दी। क्यों डालना ये मैंने आपको आप क्लियरली बता दिया। फिर साथ आपने उस सिस्टर को कहना है इसको मॉनिटर लगा दे, ताकि आप उसकी सैचुरेशन देख सकें, उसकी हार्ट रेट देख सकें, क्योंकि हार्ट रेट जो ओनली इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है कोई किसी भी पेशेंट के डिटेरिएशन पे। सबसे पहले जो चीज़ इंक्रीज होती है, बीपी बाद में फॉल करता है। अगर वो पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो उसका टैकीकार्डिया पहले होगा। इसी तरह अगर पेशेंट परफोरेशन के साथ है तो लीकेज हो रही है और वो सेप्सिस में जा रहा है तो उसका बीपी फॉल बाद में करेगा, पेरिटोनाइटिस के साइन बाद में आएंगे। उसके जो है पल्स पहले जो है उसकी टैकीकार्डिया में जाएगा, पल्स रैपिड हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई द पल्स इज सो इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए अपने साथ उसके क्या लगाना है, ऑक्सीमीटर लगा देना है, ताकि आप उसकी सैचुरेशन देखते रहो। अगर सैचुरेशन लो हो रही है तो फिर साथ आप ऑक्सीजन अटैच कर दो। अगर वो खुद से रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर रहा तो एंडोट्रेकियल डाल के उसको एम्बो बैग करें, जब तक के एनेस्थीसिया वालों को बुला के आप उसको वेंट में डाल सके। तो ये तो है सीरीज। और इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर इंजरी के साथ पेशेंट आया तो ऑब्वियसली आपने उसने टेटनस प्रोफिलैक्सिस भी देना है। फिर पेन में अगर पेशेंट है तो उसको पेन किलर देना है। और साथ अगर उसके एक्सटर्नल और पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो उसमें आपने उसको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक जरूर देनी है। तो ये 5-6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने हर पेशेंट में, चाहे वो गायनी का है, चाहे वो सर्जरी का है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो पीड्स का है, चाहे वो आर्थो का है, यूरोलॉजी का है, जो भी क्रिटिकल कंडीशन में आता है, तो ये चीज़ें आप उसको आंखें बंद करके कर दो। ये इनिशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। देन कम टू द साथ साथ उसने फिर आपने उसका जो फास्ट कराएं, जो भी करना है उसको डायग्नोज करें और डिसाइड करें कि हमने इसकी डेफिनेट मैनेजमेंट क्या करनी है। अगर तो उसका बीपी आपका ब्लड वगैरह देने के बावजूद भी फॉल करता जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई इंटरनली हैवी ब्लीड है, तो उसमें फिर आपको जो है उसको पेशेंट को जितनी जल्दी हो लेप्रोटमी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लेप्रोटमी करके वो अंदर वाला जो भी ब्लीडर है उसको आप डील नहीं करेंगे, उतनी देर तक आपका ऊपर से ब्लड देना का कोई फायदा खातर खा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये मैनेजमेंट के असूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। Abdominal trauma, it is commonly assumed that the rupture of a hollow viscus or a bleeding from a solid organ injury causes peritonitis and which is easy to recognize. हाँ जी, ये जो स्टेटमेंट लिखी है आपकी समझ में आई है क्या है? वो कह रहा है कि अगर कोई हॉलो विस्कस है, उसकी इंजरी हुई है और उसको या सॉलिड ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है, तो वुड इट कॉज पेरिटोनाइटिस? आपका आंसर यस है या नो? माय आंसर इज नो, बिकॉज जो स्मॉल अमाउंट ब्लीडिंग है, रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग है, वो इनिशियली डिड नॉट कॉज पेरिटोनाइटिस। और अगर आपका कोई गट की परफोरेशन भी है तो वो भी इनिशियली केमिकल पेरिटोनाइटिस होगी, लेकिन एब्डोमिनल रिजिडिटी उसमें भी नहीं होगी। ठीक है, द आंसर इज, बट दिस इज नॉट ट्रू। Evaluation of the abdomen is the one of the most critical component of the initial assessment. ये मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूँ कि abdomen का examination करना कोई आसान काम नहीं है. It needs a lot of your skill and lot of your vigilance and lot of your experience to do work in the emergency. अब ये है कि most common factors leading to death, ऐसे फैक्टर्स जो कि एब्डोमिनल ट्रामा में डेथ का काज बनते हैं, जिनको कि हम अपनी काबिलियत की बिना पर, अपनी एफिकेसी की और विजिलेंस की बिना पर हम इनको
जो डेथ्स का इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इन डेथ्स की कॉजेज क्या हो सकती हैं? क्या इन एडिक्वेट एवेल्यूशन, क्या हमने पेशेंट को एवेल्यूएट ही प्रॉपरली नहीं किया। हम सिर्फ उसका अपर एब्डोमेन उसका देखा, पैल्पेट किया, जी कुछ नहीं है, ठीक है, उसका कोई लिम्ब का फ्रैक्चर है जी, आर्थो में रेफर कर दो। हमने उसका बैक देखा ही नहीं है, हो सकता है उसके बैक पे कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, ठीक है, फ्लैंक्स को नहीं देखा, उसको प्रीनियम को नहीं देखा, वहां पे कोई उसके जो है ना पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, तो जो लेटर ऑन इट बिकम अ डेंजरस। इसके बाद अगेन वो इनएडिक्वेट डायग्नोसिस, कि आपने डायग्नोसिस भी उसका प्रॉपरली नहीं किया। फिर इनएडिक्वेट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, यानी आपने रिससिटेशन प्रॉपर नहीं की, जो भी मैंने डिस्कस किया। फिर डिले इन सर्जरी, सर्जरी में डिसीजन मेकिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि जो सर्जन है या गुड सर्जन जो है, उसकी अगर डिसीजन मेकिंग पावर, सही डिसीजन मेकिंग पावर अगर उसकी सही है, तो ही मैं उसको लेबल करता हूँ इज अ सेफ एंड अ गुड सर्जन। ठीक है, तो इसमें टाइमली डिसीजन करना कि इसकी हमने लेप्रोटमी करनी है कि नहीं करनी, अगर करनी है तो क्यों करनी है, और अगर नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिले अगर हम इसमें करेंगे तो डिले में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, रॉन्ग डिसीजन आपका पेशेंट की जान भी ले सकता है। इसलिए व्हेन यू आर इन डाउट, पेशेंट शॉक में है, गो फॉर लेप्रोटमी अगर ऑब्वियस काज नहीं मिल रही। नेगेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव लेप्रोटमी निकल आएगी, लेकिन अगर आपने मिस कर दी तो नेगेटिव लेप्रोटमी से पेशेंट मरेगा नहीं। ठीक है, नहीं कोई फाइंडिंग, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें फाइंडिंग आ जाती है और आप उसको लेप्रोटमी नहीं करते तो वो पेशेंट शॉक में ही एक्सपायर हो जाता है शाम को बेड पे, तो वो उसके जिम्मेदार आप हैं। ठीक है, अब आता है डिलेड रिससिटेशन, क्या आपने उसकी रिससिटेशन में डिले की। ओके, आर यू हियर मी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? These are the different abdominal quadrants, abdominal regions, abdominal anatomy जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी कि इसको हम 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं। इंट्राथोरेसिक abdomen को हम कहते हैं कि जो abdomen का पोर्शन आपका आता है कहाँ पे, जो आपकी निप्पल लाइंस हैं उसके, और पोस्टीरियरली टिप ऑफ द स्कैपुला, और बिलो द कोस्टल आखिरी रिब तक का जो मार्जिन है, इसको हम इंट्राथोरेसिक डायफ्राम कहते हैं। इस इंजरी में अगर यहाँ पे ब्रूजेस वगैरह हैं तो पॉसिबल ही है कि आपकी एब्डोमिनल इंजरी में डायफ्राम, लिवर और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन या स्टमक वगैरह रप्चर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ये है कि पेल्विक ऑर्गन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं सारे, कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, रेक्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फीमेल में यूट्रस है, ओवरीज हैं, ट्यूब्स हैं। रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमूमन जो है ना एक्सीडेंट्स में मिस हो जाती हैं क्योंकि ये प्रेजेंट लेटर ऑन करती हैं, ऑफ टाइमली प्रेजेंट नहीं करते। तो रिट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि पेरिटोनियल पीछे मसल्स होते हैं, ऊपर पेरिटोनियम होती है, दरमियान में ये ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें अगर छोटे मोटे लीकेज हो तो वो उसको कवर कर जाती है, एब्डोमेन में स्पिल नहीं होने देती। और इसलिए मैंने अक्सर देखा है कि ये सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम की इंजरी जो है, ये हफ्ते बाद जब अंदर कलेक्शन हो के बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, वहाँ से कहीं से रप्चर होती है पेरिटोनियम और फिर एब्डोमेन में प्रेजेंट करता है, तो अक्सर मरीज 5-5 दिन बाद भी हमारे पास आ जाते हैं। 5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा खासा चल फिर रहा था, या कल से एकदम से पेशेंट जो है ना कोलैप्स कर गया और ये पेट पे फूल गया। तो इसलिए इन चीज़ों को हम जो है ना ज़हन में रखें, ये चीज़ें मिस ना हो। ये बच्चा समझ आ रही है? ये वही क्वाड्रेंट अगर हम 4 क्वाड्रेंट में करें, ये आपको पता ही है, राइट इलिक्फोसा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट इलिक्फोसा, लेफ्ट जॉन से ऑर्गन्स हैं, आपको अच्छी तरह इनका पता है। अब यह है कि ऑर्गन्स की इंजरी पे आगे कैसे प्रेजेंट करेंगे। कहता है कि अगर हॉलो ऑर्गन्स की इंजरी है, सपोज रप्चर ऑफ स्टोमक है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, यूरिटर है, ब्लैडर है, तो वो क्या होगा, स्पिलेज के साथ होगा। तो इनिशियली इन केसेस में डायग्नोसिस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट लेटर ऑन दे विल प्रेजेंट एज ए पेरिटोनाइटिस के साथ होंगे। और जब अगर सॉलिड ऑर्गन की इंजरी है, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, पेनक्रियास है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ इंजरी। ठीक है, सीटी पे इसको ना आप जब फेलोशिप में आप जाओगे, जो लोग सर्जरी में जाएंगे वो पढ़ेंगे, जो आईएमएम इसमें करेंगे, कि इसमें
गौरव ने ऐसे ही किसी चीज़ की स्टेजिंग नहीं की हुई। स्टेजिंग का कोई पर्पस है, हर एक की इंजरी की ग्रेडिंग की हुई है। ग्रेड 1 से लेकर लिवर की ग्रेड 7 तक है, स्प्लीन की 1 से लेकर 6 तक है, किडनी की 1 से 5 तक है, पैनक्रियाज की 1 की 4 तक है। तो जो ग्रेड 1 2 है ये यूजुअली माइनर इंजरी होती है। अगर पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है, पल्स ठीक है उसकी, आपने 2-3 घंटे ऑब्जर्व किया और आपने उसका सीटी करवाया, उस पर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लेसरेशन वगैरह है, तो उसको आप क्या कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 4-5 इंजरी है तो उसका मतलब है कि वो शैटर्ड है और उसमें सीवियर इंजरी है, हो सकता है उसका हाइलम इवल्स हुआ हो, तो उस केस में आप जो है सीटी नहीं करवाते, वो आपको वैसे ही हाइपोवोलेमिक शॉक में, हेमोरेजिक शॉक में प्रेजेंट करेगा। उसमें आपने आंसर यही है आपका कि आपने उसकी क्या करनी है, लेप्रोटमी, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी ही करनी है। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा ऑर्गन इंजरी है, कि लिवर इंजरी है, ये इंजरी है, आपको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि एब्डोमिनल इंजरी है कि नहीं है। क्योंकि ऑर्गन या विसरा का जो है डायग्नोस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके ट्रीटमेंट की लाइन को चेंज नहीं करेगा। आपका जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो एक ही है, या आपने उसकी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी है अगर तो वो डिटोरिएट कर रहा है, और अगर वो डिटोरिएट नहीं कर रहा तो फिर लेप्रोटमी की इंडिकेशन आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लाजमी आपने करनी है। तो जिसमें सिर्फ सॉलिड ऑर्गन एक की इंजरी है और आप देख रहे हैं पेशेंट स्टेबल है, उसमें यू कैन मैनेज इन कंजर्वेटिवली। लेकिन अगर स्प्लीन इंजरी है तो आपने जाना थ्रू मिड लाइन सही है, क्योंकि मिड लाइन लेप्रोटमी की एक अपनी इंडिकेशंस है। क्यों हम मिड लाइन से खोलते हैं इमरजेंसी में, इसलिए कि एक तो एक्सपोजर वाइड होता है, एक क्विकली आप उसको ना ओपन कर सकते हो। मिड लाइन में सिर्फ लीन, ऊपर स्किन फैट के नीचे सिर्फ लीनिया एल्बा होता है, और आप उसको जो है ना विद इन 5 मिनट्स आप एब्डोमेन को 2 to 3 मिनट में ओपन कर सकते हो, और आप सारे विसरा को, सारे डायफ्राम, हर चीज़ को आप दे सकते हो। इवन रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स को भी वहाँ से आप पैल्पेट कर सकते हो। अगर रिट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा है तो उसको आप जो है ना एक्सप्लोर करके देख सकते हो, किडनी की इंजरी तो नहीं है, जो सारा कुछ है ये। लेकिन इन केस ऑफ प्लान सर्जरी जो होती है, अगर हमने स्प्लीनेक्टमी किसी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो देन यू गो फ्रॉम द लेफ्ट सबकॉस्टल रीजन। जैसे कि हम इसके लिवर की कोई सर्जरी करनी होती है, हाइड्रेटोसिस की या मतलब गॉल ब्लैडर की, तो फिर हम इजी अप्रोच लेते हैं, क्योंकि हमने उसी ऑर्गन पे जाना होता है डेफिनेट पे। तो इसलिए उसमें हम फिर राइट सबकॉस्टल इंसिजन या कॉकर इंसिजन लेते हैं, ठीक है, जिसको हमें। लेकिन इमरजेंसी में आपने, चाहे वो पेल्विक ऑर्गन की इंजरी हो, जो गायनी वाले लोग यूजुअली इसको खोलते हैं फिनेंस्टीन इंसिजन से, लेकिन सर्जन्स हमेशा रिकमेंड करते हैं मिड लाइन इंसिजन से, ताकि आप अच्छे थारोली जो है ना उसकी असेस कर सको सारे ऑर्गन्स की। नेक्स्ट इज द वास्कुलर इंजरी। वास्कुलर इंजरी में एओर्टा हो सकता है, वीना केवा हो सकता है, मेजर ब्रांचेस होता है। इन केसेस में सीवियर ब्लड लॉस होता है, और वेरी लकी पेशेंट होता है जो कि हॉस्पिटल तक पहुंचता है। मोस्ट पेशेंट डाई इन द वे, क्योंकि इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है जो बचते हैं। लेकिन अगर वो पहुंच जाए और उसको आप बैकअप हो आपके पास और इमीडिएट आप उसको एक्सप्लोर कर लें, तो यू कैन सेव इट बाय डैमेज कंट्रोल सर्जरी। अगर आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे, या फिर उसको डेफिनेट उसको एक ही रेंट है इन्फीरियर केबा में, तो बोल्डर क्लम्प लगा के आप उसको रिपेयर कर सकते हो। जी, ये पेट्रोनाइटिस के साथ आ गया, ये शॉक है, और ये बहुत ब्लो आउट हो गया। इनिशियल असेसमेंट में प्राइमरी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का आइसिंग, हाई इंडेक्स सस्पिशन और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ये अब हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, to determine an abdominal injury is present, the accurate diagnosis is not important। अभी मैंने इस पे सारी तकरीर की है, बहस की है, आपको बताया है कि हमें ये नहीं उस वक्त कंसर्न कि क्या इसके अंदर हुआ है, हमें ये कंसर्न है कि उसकी लाइफ सेव करनी है, और उसको जो भी हम खोल के उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। अगर इनिशियली अगर आप पॉजिटिव, आपका आपने एग्जामिन किया, उसमें पॉजिटिव फाइंडिंग मिल गई आपको कि वो टेंडर भी है, उसमें ब्लड भी है और सारा कुछ है, तो पेशेंट भी पेन के साथ कंप्लेन कर रहा है, और पॉजिटिव पल्स भी उसकी रैपिड टैकीकार्डिया है, और शॉक में उसका बीपी भी फॉल किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल ब्लीड कर रहा है, जिसको हम कंसील्ड हेमरेज कहते हैं। तो इस केस में तो वेल एंड गुड। अगर
इनिशियल एग्जामिनेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुश होने की जरूरत है कि नहीं नहीं बस ठीक है एब्डोमेन ठीक है और इसका ये प्रॉब्लम है क्या कहते हैं आर्थो का बोन फ्रैक्चर है साथ चलो जी आर्थो रेफर कर। नो, आप जब तक सेटिस्फाई ना हो जाएं उस वक्त तक आपने पेशेंट रेफर नहीं करना, क्योंकि इनिशियल अगर उसका एग्जामिनेशन पहले ही बताया नेगेटिव है तो इट बिकम अ पॉजिटिव लेटर ऑन। रीवैल्यूएट करें आप। इनिशियली वो स्लोली स्लोली अगर ब्लीड कर रहा है तो वो जब ज़्यादा ब्लीड करेगा तो ऑब्वियसली फिर उसके वाइटल भी डिरेज हो जाएंगे, उसके बीपी भी फॉल करेगा, टैकीकार्डिया भी होगा और बाकी एब्डोमेन के साइन सिम्टम्स भी आ जाएंगे। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ कम टू द हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। मैंने कहा था कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि ये आगे ट्रामा टू लोअर चेस्ट है। इसमें अगर लोअर चेस्ट का ट्रामा है तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो नीचे ऑर्गन्स आपके पड़े हुए हैं चेस्ट के बिलो डायफ्राम है उनके डैमेज होने का खतरा है। लेफ्ट साइड पे स्प्लीन है, उधर लिवर है, फिर डायफ्राम रप्चर हो सकता है, ये सारा। फिर इसी तरह ट्रामा टू द फ्लैंक्स है, बैक्स है, जिनको हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं प्रॉपर एक्सपोजर की ना होने की वजह से, तो उसको हम क्या है कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाज़ का उसके फ्लैंक्स में कोई नाइफ वगैरह लगा हुआ है जिसने पेनिट्रेट किया हुआ है रिटोपेरिटोनियस स्ट्रक्चर को और एब्डोमिनल ऑर्गन को भी कर सकता है। इसी तरह ट्रामा टू बटक्स पे है, उसके फायर आर्म लगी हुई है तो पॉसिबल हो सकता है वो पेल्विस में से गई हो, एब्डोमेन में से उसके की दूसरी हो, तो इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये वो एरियाज हैं जिसको आपको शक की निगाह से सारा देखना चाहिए कि ये चीज़ें भी एब्डोमिनल इंजरी का बायस हो सकती है। डिफ्यूजली टेंडर एब्डोमेन ऑब्वियस काज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। हाइपोवोलेमिक शॉक विद नो रेडली आइडेंटिफाइबल कॉज, कि अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, हेमोरेजिक शॉक है जिसके साइन सिम्टम आपको 100 दफ़ा मैं पढ़ा चुका हूँ और आपका आते भी हैं, और उसको आपको ऑब्वियस इंजरी बाहर को ब्लीडिंग नज़र नहीं आ रही, तो आपने उसको उतनी देर तक उसको यही तसव्वुर करना है कि ये एब्डोमिनल इंजरी की वजह से ही है, जब तक कि आप उसको प्रूव कर लें या ना। ट्रामा टू प्रीनियम, प्रीनियम का भी प्रीनियल इंजरी जो होती है वो भी उसके पेनिट्रेट कर सकती है रेक्टम को, ठीक है, ब्लैडर को। इसी तरह ये भी हम मिस कर जाते हैं, उसको प्रीनियम को भी नहीं एग्जामिन करते। और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आपको बताएगा कि पॉसिबली ये इंजरी हो सकती है इसमें। जैसे डेसलरेशन इंजरी है, ये मतलब रोड साइड ट्रैफिक में एक्सीडेंट इंजरी है, स्टीयरिंग व्हील इंजरी है, ठीक है, उसमें आपके हालो विसरा जो होते हैं वो जैसे गट वगैरह है वो रप्चर कर जाती है। वो क्यों करती है? सीट बेल्ट इंजरी उसको कहते हैं, जहाँ पे फिक्स पॉइंट्स होते हैं ना आपके गट, जहाँ पे मेजेंट्री के साथ अटैच होती है, जैसे डुडेनोजुजिनल फ्लेक्सर है और इसी तरह जो है आपका आइलियोसिकल जंक्शन है। तो इन पॉइंट्स पे जब उस डेसलरेशन होती है, स्ट्रेस पड़ती है, तो यहाँ से ये रप्चर कर जाती है। इसी तरह फॉल फ्रॉम द हाइट, उसमें भी जो है एओर्टा का रप्चर होने का खतरा होता है। फिर साथ उसके यहाँ पे स्पाइन के फ्रैक्चर के साथ जो है डोडनल इंजरी सेकंड पार्ट की वो है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जी, लुक फॉर द साइंस। अब आपने क्या करना है कि उसको एक्सपोज करके साइंस देखने हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है वो आपको नहीं कुछ बताएगा, ठीक है, उसमें फिर आपने खुद ही उसको सारा प्रॉपरली एक्सपोज करना है, उसके पेट को अच्छी तरह देखना है, कोई ब्रूजेस वगैरह तो नहीं है, टायर मार्क तो नहीं है, फिर सीट बेल्ट का मार्क तो नहीं है, फिर ऑब्वियस ओपन इंजरी है वो तो आपको नज़र आ जाएगी कि कोई पेनिट्रेट की हुई है चीज़, वो उसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अज्यूम अनटिल प्रूव अदरवाइज एनी एब्डोमिनल इंजरी सीरियस। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर एब्डोमिनल इंजरी है वो जो है उसको आपने सीरियसली लेना है अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। क्योंकि इनिशियली अगर वो पेशेंट सीरियस नहीं भी है तो वो लेटर ऑन सीरियस हो सकता है। इसीलिए इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ प्राइमरी एग्जामिनर सर्जन जो है आपका उस वक्त नॉन ड्यूटी है, जिसने पहली दफ़ा मरीज को देखा है, उसको चाहिए कि बार बार उसको, अगर इनिशियली वो स्टेबल है, एब्डोमेन भी है और वाइटल भी स्टेबल है, तो उसको घंटे 2 घंटे बाद फिर रीअसेस करे, फिर 2 घंटे बाद रीअसेस करे। हो सकता है कि उसके ये वाइटल्स डिटोरिएट शुरू कर दें, उसके एब्डोमेन की अगर पहले डिस्टेंशन नहीं थी अब डिस्टेंशन होनी शुरू हो जाए, टेंडर होना शुरू हो जाए। तो इसलिए रिपीट एग्जामिनेशन जो है ना ब्लंट ट्रॉमा में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो मैं बातें आपको बताता हूँ बेटे, ये बुक में कम लिखी होती हैं, इनको नोट कर लिया करो और ये आपके काम आएंगी।
इंजरी अबव द अम्बिलिकल आल्सो इन्वॉल्व द चेस्ट अनटिल प्रूव अदरवाइज। ये वो बातें हैं जो कि हमने प्रैक्टिकली देखी हुई हैं कि अगर इंजरी अबव द अम्बिलिकस है तो उसको कोई घोड़े का पाँव लगा है या किसी उसका टांगे का बम्बू लगा है या कोई ब्लंट ट्रामा और लगा है अम्बिलिकस से अबव, तो उसमें जो है चेस्ट भी इंजरी इन्वॉल्व हो सकती है। इसलिए आपको चेस्ट को भी एवेल्युएट करना पड़ेगा, क्लिनिकली भी और उसका रेडियोलॉजिकली भी। अनएक्सप्लेन्ड शॉक, ठीक है। की मैसेज जो आपका आज का इस है का यही है कि इन ट्रामा इफ देयर आर साइंस ऑफ शॉक एंड नो ऑब्वियस काज इज प्रेजेंट, तो एब्डोमिनल इंजरी आपने स्कैन है। अगर कह रहा है कि शॉक है, शॉक कौन सा है, हेमोरेजिक है या हाइपोवोलेमिक है, विद नो ऑब्वियस काज, आपको कोई बाहर एक्सटर्नल उसकी रिवील ब्लीडिंग नजर नहीं आ रही, तो आपने उसको एब्डोमिनल इंजरी ही तस्वर करना है अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है। तो असेस वाइटल्स वही हाइपोवोलेमिक के जो मैंने साइन सिम्टम बताए थे, स्किन कलर, टेम्परेचर, कैप्री रिफर, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस, कूल्ड मॉइस्ट स्किन, ये सारे हेमोरेजिक शॉक के साइन सिम्टम है। उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ आ रही होगी, बात आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा जी, अब आगे इंजर्ड अब्डोमेन के साथ अगर पेशेंट, मैंने वही बताया, कॉन्शियस है तो वो आपको कंप्लेन बताएगा कि चीख रहा होगा, मेरे यहाँ पे हाथ रख के बता रहा होगा यहाँ पे या मेरे दर्द हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रही है। और इसमें अगर वो शोल्डर में, वो कह रहा है कि मेरे शोल्डर में पेन हो रही है और कोई उसका और ऑब्वियस काज आपको नज़र नहीं आ रही इंजरी की, कोई उसका शोल्डर का फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्गन बिलो द डायफ्राम है वो कोई रप्चर हो सकता है, वो रेफर्ड पेन शोल्डर को जा रही है। जैसे स्प्लीन है, लिवर है, तो वो जब इंजरी होगा तो पेन जो है वो रेफर करके बैक को जा रही होगी। अब पेन रेफर टू बैक वही रिटोपेटोनियल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका पैनक्रियाज है, बैक को रेडिएट करता है, किडनी है, इस तरह। डिफ्यूज टेंडरनेस है तो उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस के साइन अगर आ जाते हैं। आगे आ जाता है एब्डोमिनल रिजिडिटी, जो मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली इट इज नॉट अ रिलायबल साइन, इनिशियली इट इज नॉट अ रिलायबल, क्योंकि ब्लीडिंग में नॉट कॉज रिजिडिटी, ब्लीडिंग इन रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में नॉट कॉज रिजिडिटी। हो सकता है हॉलो विस्कस की इंजरी ना हो, ठीक है, अगर हो भी तो रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में है, वो तो नहीं आएगी पेरिटोनियम में। इसी तरह ब्लीडिंग जो है वो जो पेल्विस में है वो रिजिडिटी तो नहीं कॉज करेगी, जस्ट इरिटेशन होगी, पेन होगी। जी, नेक्स्ट इज द एब्डोमिनल ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट काफ़ी सारी तो मैंने साथ साथ ही डिस्कस कर दी है, चलें लेट्स रिपीट इट। लेस इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज द एग्जैक्ट इंजरी, ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमें एग्जैक्ट इंजरी का पता लगाना में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी मैनेजमेंट को चेंज नहीं करेगा। हमारी मैनेजमेंट रिससिटेशन और पेशेंट को सेव करने के लिए, अगर एब्डोमिनल इंजरी है जिसकी वजह से पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, तो हमारी मैनेजमेंट है एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी थ्रू मिड लाइन। मैंने वैसे जैसे बताया, चाहे कोई भी ऑर्गन इंजरी है, आपने जाना इसी रूट से है। ट्रीट क्लिनिकल फाइंडिंग, क्लिनिकल फाइंडिंग को ड्रेस करो, और जैसे मैंने वो बेसलाइन फैक्टर सारे आपको पहले बता दिए कि ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बीपी फॉल कर रहा है तो उसको ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड ही देना है। अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है, जैसे मेडिसिन में डायरिया, तो आप क्या फ्लूइड देते हो? हाँ, फ्लूइड हम इनिशियल स्टेज पे देते हैं जब तक ब्लड नहीं आता। अगर मैनेजमेंट से रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक ऑफ द ऑर्गन इज, कहता है कि मैनेजमेंट को स्पेसिफिक ऑर्गन से कोई उससे रिगार्डलेस नहीं है, वो हमारी मैनेजमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सेम ही है। ये मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया सारा, ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सारा जो भी ट्रामा की मैनेजमेंट है, ATLS की मैनेजमेंट है सारी, वो आपने करनी है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई बच्चों? चले, हाँ जी, अब आता है एब्डोमिनल ट्रॉमा मैनेजमेंट। ये मैंने आपको जो पहले 5-6 चीज़ें बताई थी आपको कि ये आप लोगों को कोई भी ट्रॉमा हो, कोई भी ट्रॉमा का केस हो, या कोई भी सीरियसली इंजर्ड हो, या कोई भी पेशेंट डिजीज़ की वजह से सेप्सिस में हो, सेप्टिक शॉक में हो, क्रिटिकली इल पेशेंट हो, उस केस में ये पॉइंट्स जो मैंने 5-6 आपको बताए थे,
कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, गायनी, पीड्स, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, यूरोलॉजी, किसी में भी है, आपने ये सारा कुछ मेरे कहने पे कर देना है। अगर आपको कोई कुछ कहेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन अगेन शर्त वही है कि फॉलीज आपने जिसके यूरिथ्रल मीटर्स पे ब्लड है वो नहीं डालना, उसका सुप्राप्यूबिक करना खुद नहीं कर सकते, यूरोलॉजी वालों से कराना है। एनजी अगर नेजल फेशियल फ्रैक्चर है, नेजल रूट से नहीं डालनी, ओरल रूट से डालनी है, ठीक है। क्योंकि ये काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह M9 के बहुत से बच्चे हैं जो काम करके अब पार्ट 1 करके IM में भी मेरे साथ वो एग्ज़ाम में कई दफ़ा मुझे फेस करते हैं पार्ट 2 के, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फीडबैक मुझे जब वो एग्ज़ाम में होते हैं तो आता है कि सर ये चीज़ें जो आपने बताई हुई थी हमने जब की तो हमें फिर ना SR ने भी शाबाश दी, सुबह राउंड पे भी हमें अप्रिशिएट किया गया। तो ये फिर मैं समझता हूँ कि चलें मेरे पैसे हलाल हो गए, एक सदका जारिया। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वही बेटा काम आनी है, इसलिए मेरा जो लेक्चर है आपको पता ही है 100% मेरा लेक्चर होता है आपके सामने इंटरएक्टिव, आपके सामने बैठ के चेयर रख के। ये स्लाइडें वगैरह जो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही हैं पढ़नी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना स्टाइल वही रखूँ, वरना ये स्लाइडें पढ़नी तो आप कब तक मैं इतना सरना को पाता, पढ़ के तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती जो 50-55 स्लाइडें हैं। स्लाइडें पढ़नी तो एक एमओ भी पढ़ सकता है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मेरी अगर चीज़ें बताई हुई चीज़ों से अगर आपने एक भी मतलब पेशेंट की लाइफ सेव कर दी तो मैं समझूंगा कि वो मेरी आखिरत संवार देगा, मेरी जो है मेहनत और मेरा जो है ये सदका जारिया वो रंग ले है, ठीक है। अच्छा पढ़ाना भी एक जो है सदका जारिया है, और मेरी दिल से लगन यही होती है कि आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो मैंने प्रैक्टिकली ज़िंदगी में सीखी हैं और जो आपने प्रैक्टिकली फेस करनी है, ठीक है। नाउ विदिन अ फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें आप पहले से पता होंगी, आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपके सीनियर हैरान होंगे कि आपने ये सारा कुछ खुद से क्या कर दिया, ये आपको किसने बताया था, ठीक है। ये अगेन वही कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, वो आपने किस फायदे के लिए डालना है जो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। टू रिमूव एयर एंड फ्लूइड, असेस ब्लीडिंग, मिनिमाइज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। क्वेश्चन क्या है, फेशियल और नेजल फ्रैक्चर, इसमें नहीं नेजल रूट से डालनी, उसमें आपने ओरोफेरिक्स से डालनी। फॉलिस कैथीटर का अगेन वही चीज़ें आ गई जो मैंने पहले आपसे बोली। रिपीट करने का मेरा मकसद यह है कि जो चीज़ें आपको इस तरह एक दफ़ा आपके मेरे दिल से आपके दिल में इस तरह उतर जाए कि आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और आपको पता हो कि मैंने ये काम सर ने कहा था, ये पॉइंट्स आप नो आपके सीनियर जो अच्छे बच्चे थे वो यही करते थे, जो ये मेरी बातें होती थी वो नोट कर लेते थे और वो एग्जैक्टली जो है ना पेपर में उसी तरह लिखते थे। और पेपर में भी वो जो एग्जामिनर है वो पूरी कहानी नहीं मांगता, वो जो की में लिखा होता है वही 6 पॉइंट मांगता है कि इनिशियल रिससिटेशन में आप क्या करोगे। आप उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट कर देते हो, हिस्ट्री लूँगी, फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगी, फलां करूँ, और भाई इनिशियल असेसमेंट में ABC और इसके बाद ये मैं काम करूँगी, एनजी डालूंगी, फॉलोइज करूँगी, उसका पल्स ऑक्सीमीटर लगाऊंगी, ऑक्सीजन दूंगी, उसको पेन किलर दूंगी, फिर उसका टेटाफेक्स लगाऊंगी, एंटीबायोटिक दूंगी। ये सारे काम आपने जो प्रैक्टिकली करने वही की में होते हैं, वही आपने लिख के आने और वही आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी। तो इसमें अगेन फॉलिज में आपने क्वेश्चन क्या है, ये नहीं कह देना कि आपने उसके मीटर्स पे ब्लड लगा और आपने अंधाधुंध ठोक दिया उसमें जो फॉलिज है, और अगर उसकी इनकम्प्लीट रप्चर है तो वो कंप्लीट में कन्वर्ट कर दिया और बाद में कहा जी हमें तो सर ने कहा था जी फॉलिज डाल देना है सीरियस पेशेंट में। तो इसलिए बी केयरफुल, ठीक है, मैंने कहा है, लेकिन साथ में आपको वार्निंग भी दे रहा हूँ कि जो कंट्रा इंडिकेशन है इसको मद्देनजर रखना है, ठीक है। हमने ब्लैडर को ड्रेन तो करना ही करना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास अदर रूट्स हैं, जैसे नेजल की बजाय ऑरल में डाल दिया। इसी तरह अगर यूरेथ्रल इंजरी है, रीनल हेमाटोमा, तो आप उसको सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी कर देते हैं, प्यूबिक सिंथेसिस से ऊपर जाके आप वहाँ से जो है लोकल अंडर लोकल एनेस्थीसिया वो जनरल सर्जन अमूमन हम खुद डाल लिया करते थे, लेकिन अब यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं वो आपको डाल देंगे। मैनेजमेंट में अगेन आ गया रीएस्टेब्लिश द वाइटल फंक्शंस, वही रिससिटेशन जो हमने बार बार जिक्र कर लिया है, उम्मीद है आपको रटी गई होगी। फिर उसके बाद कहते हैं डिलाइनेट द इंजरी मैकेनिज्म, आपको इंजरी मैकेनिज्म का
भी पता लगाना है, क्योंकि उससे आपको एक गैस हो जाता है कि ये सीट बेल्ट इंजरी है, तो इसमें क्या है, स्मॉल बॉल इंजरी परफोरेशन भी हो सकती है, हॉलो विस्का मतलब सॉलिड ऑर्गन की तरह वो भी हो सकती है, स्पाइन की इंजरी हो सकती है, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी हो सकती है। तो इसलिए मैकेनिज्म ऑफ इंजरी डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर कहता है मेंटेन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रिलेटेड टू अकॉल्ड वास्कुलर एंड रेट्रोपेरिटोनियम। बार बार जो मैं इन चीज़ों में स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपने इन पे भी नज़र रखनी है कि अगर उसका एब्डोमेन सॉफ्ट है तो इसका ये मतलब नहीं उसका बीपी फॉल करता जा रहा है, तो इसका मतलब कोई तो रीज़न है उसके जो ब्लीड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई रेट्रोपेरिटोनियल ट्रामा हो, उसकी कोई जो है किडनी की इंजरी हो, कोई रीनल वेन हो या रीनल आर्टरी रप्चर हुई हो, उसकी वजह से जो है उसका एब्डोमिनल साइंस तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके जो है बीपी फॉल करता जा रहा है, पेशेंट शॉक में जाता जा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी। रिपीट एग्जामिनेशन असेसिंग फॉर चेंज बार बार ये बता दिया मैंने आपको कि ब्लंट ट्रामा में रिपीट एग्जामिनेशन ज़रूर असेस करना है आपने। इनिशियली नेगेटिव may become positive after 3 to 4 hours. Yeah. Selective special diagnostic maneuvers as needed. अगेन मैंने वही बताया है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन आपने उस वक्त पे पेशेंट की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए तो उसको अगर पेशेंट स्टेबल है तो उसके लिए क्या चीज़ है, एब्डोमिनल के लिए सबसे आइडियल अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, फास्ट भी इमरजेंसी में पड़ा होता है, जो कि हमारे रेजिडेंट खुद परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, वो आपको बता देता है इनसाइड कलेक्शन, 4 एरियाज को लोकलाइज कर देता है। इसके अलावा एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड वाले भी अवेलेबल होते हैं। अगर प्रेस्टेशन स्टेबल है तो आप उसको आईवी वगैरह लेके उसको पेन किलर लगा के वाइटल स्टेबल हैं तो आप उसको भिजवा सकते हो अल्ट्रासाउंड के लिए। और अगर अल्ट्रासाउंड आपको यही बता देगा कि इसमें फ्री फ्लूइड है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की अपनी सॉलिड ऑर्गन की इंजरी है वो भी पिन पॉइंट कर लेता है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है, ये ऑपरेटिव डिपेंडेंट है कि अगर वो एक्सपर्ट है तो वो आपको लिवर पे भी सॉरी इस पे भी कमेंट कर देगा कि पेनक्रियास के जो कि रेट्रोपेरिटोनियल होता है, अमूमन इस पे लोग रेयरली अल्ट्रासाउंड वाले कमेंट कर सकते हैं इंजरी वगैरह। तो इसी तरह अगर 100 ml से लेस अगर ब्लड उसके पेल्विस में पड़ा हुआ है या तो है, तो इस केस में भी अल्ट्रासाउंड जो है ना उसको मिस कर जाती है बाज़ का। तो उसमें डीपीएल पुराने दौर में करते थे, अब भी लोग कई जगहों पे करते हैं जहाँ पे नहीं होता। डीपीएल होता है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज, जिसमें 100 ml के करीब जो है ना आप सेलाइन इंजेक्ट करते हो अम्लाइकस के करीब से, और उसके ज़रिए फिर उस 2-4 मिनट के बाद उसको पेशेंट को थोड़ा सा आप शफल करके इधर उधर ताकि मिक्स हो जाए, फिर उसको एवैक्यूएट करके और अंदर माइक्रोस्कोप इसको एग्जामिन करते हैं। अगर तो वैसे ही रेड आ जाता है तो उसका मतलब अंदर ब्लीड है या उसमें फाउल स्मेल आती है और आपको जो है ना फ्लूइड कंटेंट्स वगैरह सॉरी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो फिर वो डीपीएल पॉजिटिव भी एक इंडिकेशन है किसकी, लेप्रोटमी की। ई विसरेशन, ठीक है, ये तो बहुत आसान है कि सामने कोई रन ओवर इंजरी है और उसका एब्डोमेन बस्ट हुआ है और उसके जरिए उसकी गट वगैरह बाहर पड़ी हुई है। ऐसे केस में आप फर्स्ट एड क्या करोगे? डू नॉट रिप्लेस द गट। आपने उसको गट को रिप्लेस नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो कह रहा है कि उसको सिर्फ आपने ना हार्ट नॉर्मल से लाइन के साथ ना स्टीराइल ड्रेसिंग से कवर कर दें और ऊपर ड्राई ड्रेसिंग रख के, और उसके बाद पेशेंट को थिएटर में शिफ्ट करें और उसको रिससिटेट करें और उसको लेप्रोटमी करें और फिर करें। इसको आपने लिखा डू नॉट रिप्लेस, क्यों नहीं करना? ज़रा सोचो, अकल बड़ी के सोचो, शाबाश। इसलिए कि अगर ये बाहर पड़ी है तो पॉसिबली है कि जहाँ से गट कोई परफोरेट की हो, अगर आप इसको वापस अंदर धकेल दोगे तो गट के कंटेंट्स सारे जितने भी हैं वो फीकल कंटेमिनेशन वो गट के सारे अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो वो बात पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस होंगी, पोस्ट ऑपरेटिव जो है एब्डोमिनल जो सबफ्रेनिक एब्सेस, पेल्विक एब्सेसिस वगैरह बनने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा, मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी, बस्ट एब्डोमेन के चांसेस होंगे। तो इसलिए आपने जो है इमीडिएटली इसको इमरजेंसी में पुश बैक नहीं करना, सिर्फ कवर करना है। ठीक है, शाबाश, समझ आ गई बेटा? डायग्नोस्टिक मैनोवर्स और मॉडलिटीज क्या क्या है? ये वही जो मैंने अभी आपके सामने बोल दी सारी। क्या क्या है जी?
शाबाश। अल्ट्रासाउंड है, रेडियोग्राफ है, फिर कंट्रास्ट स्टडीज है, सीटी है, डीपीएल है, डायग्नोस्टिक। अब मैंने हर चीज़ का बताया है कि हर चीज़ का अपनी एक इंडिकेशंस है, क्योंकि सीटी इज आइडियल फॉर सॉलिड ऑर्गन इंजरीज। एक तो उनकी स्टेजेस कर देता है, फिर रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो है वो आपकी उनको पेनक्रियाज की इंजरी को बड़ी अच्छी तरह रूल आउट कर देता है। तो लेकिन ये हर केस में आप सीटी नहीं करवा सकते। अगर सीवियरली इंजर्ड पेशेंट है, अनस्टेबल पेशेंट है, तो उसको यू कांट सेंड हिम टू रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, और दूसरा सीटी हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ये सोच समझ के करवाने हैं चीज़ें। जो अगर पेशेंट स्टेबल हो जाता है, वाइटली स्टेबल रहता है, ठीक है, फिर हम उसको सीटी करवा सकते हैं, उसका देखते हैं डिटोरिएट नहीं कर रहा, उसको 2-3 घंटे मॉनिटर 4 घंटे करते हैं, उसके बाद आप सीटी के लिए भेज दें। और अगर आप यूरिथ्रल या उसका पेल्विक फ्रैक्चर है, तो फिर आप उसको जो है ना पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें वो सस्पिशंस दे रहा है ब्लैडर इंजरी की, फिर आप कंट्रास्ट स्टडी करा सकते हैं कि यूरिथ्रल की इंजरी वगैरह तो नहीं है। इसी तरह रेडियोग्राफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपने करवाना ही करवाना है। क्यों? वो आपको कोई भी जो हालो ऑर्गन की है, या रिट्रोपेरिटोनियल गैस है, या गैस अंडर डायफ्राम है, रप्चर है, वो आपको बता देगा। दूसरा, अगर डायफ्राम का रप्चर है तो वो भी आपको बता देगा, क्योंकि डायफ्राम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब रप्चर होगा, और कौन सी साइड का रप्चर होता है बेटा, मैंने हमेशा आपको बताया था कि लेफ्ट साइड कॉमनली रप्चर होती है डायफ्राम की, लेफ्ट हेमी डायफ्राम, क्योंकि राइट साइड पे बड़ा लिवर का लोब पड़ा होता है राइट, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और लेफ्ट साइड पे उसको प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए लेफ्ट साइड मोस्टली जो है ना रप्चर होती है इसकी डायफ्राम की। तो रेडियोलॉजी में क्या नज़र आएगा आपको? ठीक है, क्लिनिकली आपको कैसे पता लगेगा? आप स्टैथ रखेंगे तो क्या आपको चेस्ट में क्या सुनाई देगा? उसकी बावल साउंड सुनाई देंगी, ठीक है, क्योंकि कट लूप्स अंदर पहुंची होंगी। और इसी तरह जब एक्सरे कराएंगे तो उसमें गैस शेडोज होंगे उसके, ठीक है। और जब एनजी डालेंगे तो एनजी भी आप देखेंगे कि डायफ्राम से अबाव ही पड़ी है, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स अंदर घुसी हुई। इसी तरह कंट्रास्ट स्टडीज भी हैं, ये भी आप पेशेंट जब स्टेबल हो तो फिर आप करवाते हो। नो डाउट बास केसेस में ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। स्क्रीनिंग में रेडियोग्राफ्स का जिक्र आया था, बेस्ड ऑन द पेशेंट स्टेटस, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, फ्री एयर जैसे मैंने अभी बताया है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी एयर, रेट्रोपेरिटोनियल, रप्चर डायफ्राम का पता लग जाता है। लॉस ऑफ सॉस शेडो, ये सॉस शेडो का लॉस ऑफ जो हम प्लेन एक्सरे में देखते हैं, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कोई अंदर ब्लेड है जिसकी वजह से अंदर जो आपको ट्रांसपेरेंट सारा नजर आ रहा है, और ब्लड पड़ा हुआ है, या अगर गट रप्चर है तो फ्लूइड पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से जो सॉस शेडो आता है नॉर्मली वो आपको नज़र नहीं आता। फिर एसोसिएटेड बोनी इंजरी, अगर कोई पेल्विस की इंजरी है एसोसिएटेड, तो वो भी आपको एक्सरे में नज़र आ जाएगी कि पेल्विस का फ्रैक्चर भी है। अल्ट्रासाउंड जिसको फास्ट कहते हैं, ये वही चार उसने जो है ना जगह को, जो हमारे रेजिडेंट खुद आप एज एमओ कर लोगे, इसमें वो है कि 4 एरियाज में जो पहला ये एरिया आपको फोकस कर रहा है, ये रिट्रोपेट सॉरी ये उसको, ये आपके कार्डिक टेम्पोनेट को कर रहा है। किसको कर रहा है? कार्डिक टेम्पोनेट को, ये जो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पेरिकार्डियल टेम्पोनेट को। तो इसी तरह ये राइट जो सब डायफ्रामेटिक में कलेक्शन है, लेफ्ट सब डायफ्रामेटिक कलेक्शन है, पेल्विक कलेक्शन है, तो ये इन चीज़ों को सारे को बता देता है। अगेन द डीपीएल जो है वो उसकी इंडिकेशन मैंने यही बता दिया है कि ये सेंसिटिविटी इसकी 98% है। थोड़ा बहुत भी लीकेज अगर है एब्डोमेन में तो हम फ्लूइड डाल के तो उसके बाद उसको देख लेते हैं। बाज़ का विजुअली आपको पता चल जाता है कलर चेंज, अगर नहीं तो अंडर माइक्रोस्कोप आप देखें तो आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या फीकल कंटेम्प्ट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो नहीं बेटा, ये डायग्नोस्टिक और सीटी की इंडिकेशन यहाँ तक अभी मेरा पढ़ा, तकरीबन आधा लेक्चर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बाकी फिर अगले में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ स्लाइडें पढ़ना नहीं था, वो तो पढ़नी होती तो मैं कब का पढ़ के जा चुका होता। तो एनी क्वेश्चन? आर यू ओके? हेलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। स्टॉप।
ठीक पढ़ाया है। कौन सुन रहा सी? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ बैठ के सुनता है ना कोई? कौन सुनता है? सही आवाज गई है, सही पढ़ाया। चलो थैंक यू। चैट किधर से खोल दो जरा। आई हुई है 14 चैट आई हुई है। और तेरी है from Sarmat, from everyone, yes sir, thank you everyone, yes sir, Faria, everyone, yes sir, thank you beta, God bless you, Hassan Sheikh, yes sir, listening, Ahmed Fraz from Nawaz, everyone, yes sir। और यार मेरा लेक्चर समझ भी आया कुछ के नहीं? बस मुझे ये बताओ, मुझे इस चीज़ की खुशी होगी अगर आप लोगों ने कुछ सीख लिया है तो। ठीक है, तो बाकी है वेरी गुड, जबरदस्त, मेरा दिल खुश हो गया, आज के पैसे पूरे हो गए मेरे। ठीक है, बाकी मेरे दुआ है अल्लाह ताला आपको भी सही सेहत वाली ज़िंदगी दे और कामयाबी दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ, चाहे अभी सिन्हा में हूँ या ना हूँ। ठीक है, आपके लिए अवेलेबल हूँ, जब मर्जी आप मेरे से आप कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस मी, यू आर all like my daughters, my children's, and real doctors and dear children's. I real love you, all of love you। मुझे खुशी हुई है कि 135-40 बच्चों ने मेरा लेक्चर सुना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुजम्मल, थैंक यू।